दोस्तों, आज हम बात करेंगे विज्ञान के बारे में। और ये विज्ञान की हमारी नई सीरीज शुरू होने वाली है। तो ये कक्षा 7 से कक्षा 6 से लगा के कक्षा 8 तक की एनसीईआरटी की किताब है। हम उस किताब से अध्ययन करेंगे और ये यूपी टेट, यू टेट, बी टेट, जे टेट, एमपी टेट, सीजी टेट, आर टेट तथा एच टेट आज सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट किताब है। और इसी से हमारे जो सुपर टेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पूछे जाते हैं। और ये किस पब्लिकेशन की है? तो मैग्रीव हिल की है और इसके राइटर हैं ओम प्रकाश और कांता प्रदीप पंडित। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है। अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये अमेजन या फ्लिपकार्ट से आप मंगवा भी सकते हैं या ऑफलाइन भी देख सकते हैं। तो आज हमारा पहला अध्याय है और ये बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का पहला अध्याय है। तो इस अध्याय के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले अध्याय में पढ़ेंगे हम प्रस्तावना, कोशिका एवं ऊतक, यानी जो पहला पार्ट है उसमें कोशिका एवं ऊतक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम कौन कौन सी विषय वस्तु पढ़ेंगे उसके बारे में दिया गया है। तो ये आप पढ़ लेना अपने आप और इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। तो आगे हम बात करते हैं प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में सबसे पहले बात करेंगे जीव विज्ञान का अर्थ। तो जीव विज्ञान दो शब्दों जीव प्लस विज्ञान से बना है। अंग्रेजी में जीव विज्ञान के लिए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी जीव विज्ञान जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जीव धन विज्ञान। और जो जीव विज्ञान है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जो शब्द बायो जिसका मतलब होता है लाइफ और लोगस जिसका मतलब होता है एस्टडी से जुड़कर बना है। यानी बायोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है बायोस जिसका अर्थ होता है लाइफ, दूसरा है लोगस जिसका अर्थ होता है एस्टडी यानी अध्ययन करना। इसका अर्थ है जीवों का अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का अर्थ क्या होता है? जीवों का अध्ययन करना। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग पहली बार 1801 ईस्वी में फ्रांसीसी वैज्ञानिक लैमार्क और जर्मन वैज्ञानिक ट्रेवेनस ने किया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो 1801 ईस्वी में एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे लैमार्क और एक जर्मन के वैज्ञानिक थे ट्रेवेनस ने किया था। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवों का अध्ययन किया जाता है। यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? समस्त जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। अरस्तु, जिन्हें इंग्लिश में अरिस्टोटल कहा जाता है, अरस्तु ने जीव विज्ञान को विज्ञान की अलग शाखा के रूप में स्थापित किया। इसीलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछा गया है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। और जीव विज्ञान का बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो 1801 ईस्वी में लैमार्क एवं ट्रेवेनस ने किया था। आगे बात करेंगे जीव क्या है। तो अब हम जीव के बारे में जानेंगे। जीवों को परिभाषित करना कठिन है क्योंकि जीवों को परिभाषित करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कुछ विशेष लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कौन सी वस्तु सजीव या कौन सी वस्तु निर्जीव है। यानी कुछ उनके कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, उनके आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। तो उनके बारे में जान लेते हैं। तो जीव या सजीवों के लक्षण। तो जीव या सजीवों के लक्षण क्या होते हैं? लगभग सभी सजीवों में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। तो पहला क्या है? सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सभी जितने भी जीवधारी हैं उनको भोजन की आवश्यकता होती है। सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भोजन से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है जो उनकी वृद्धि एवं शरीर के अंदर होने वाले जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं भोजन बनाते हैं, परंतु जंतु या प्राणी ऐसा नहीं करते और अपना भोजन वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं को खाते हैं जबकि कुछ जंतु पौधे एवं जंतुओं दोनों को खाते हैं। तो कहने का मतलब यह है, इसका सीधा सा एक पॉइंट है कि जितने भी सजीव हैं वो सब भोजन ग्रहण करते हैं। और जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी सजीव होते हैं क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और किस क्रिया द्वारा बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाते हैं। अगला पॉइंट है सभी सजीव श्वसन करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सजीवों का कि जितने भी जीवधारी हैं वो श्वसन क्रिया करते हैं यानी सांस लेते हैं। सभी सजीव श्वसन प्रक्रिया के द्वारा भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। सांस लेना श्वसन प्रक्रिया का ही एक भाग है। जो सांस लेना है वो श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है।
जंतु जब सांस लेते हैं तब वे ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। ये भी एक पॉइंट है कि जो जीव जंतु है वो ऑक्सीजन में सांस लेने में कौन सी गैस लेते हैं, तो ऑक्सीजन गैस लेते हैं, और बाहर कौन सी गैस निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ऑक्सीजन भोजन से प्राप्त ऊर्जा करने में मदद करता है। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक वयस्क मनुष्य जो होता है वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता और छोड़ता है। गैसों के आदान प्रदान की क्रिया सभी जंतुओं में एक जैसी नहीं होती। भिन्न भिन्न जंतुओं में अलग अलग अंगों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है जो निम्नलिखित हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करें, मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी इत्यादि ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो फेफड़े के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, फेफड़े, या जिनको फुफ्फुस बोलते हैं। मक्खी, काकरोच या अन्य कीट ये किसके द्वारा करते हैं, ये वातक, जिनको क्या कहते हैं, ट्रेकिया, एक ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करते हैं, क्योंकि इनमें फेफड़े नहीं होते। केचुआ जो होता है, ये केचुए की त्वचा आर्द्र और चिकनी होती है। केचुआ जो है त्वचा यानी अपनी स्किन के द्वारा श्वसन करता है। और मेढक जो है फेफड़े द्वारा भी श्वसन कर लेता है और स्किन द्वारा भी श्वसन। जब मेढक स्थल पर रहता है तो फेफड़े के द्वारा श्वसन करता है, जब पानी में रहता है या कीचड़ में रहता है तो त्वचा या स्किन द्वारा श्वसन करता है। ऑक्टोपस या मछली या झींगा मछली ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं, तो गिल्स या क्लोम दरारें में पाई जाती हैं, उनके द्वारा ये श्वसन करते हैं। व्हेल या डॉल्फिन ये फेफड़े द्वारा श्वसन करते हैं। नासा छिद्र या वात छिद्र इनको बोलते हैं। जो व्हेल होती है और डॉल्फिन होती है ये किसके द्वारा श्वसन करते हैं, फेफड़े के द्वारा करते हैं। ये आपको बात याद रखना है क्योंकि इनमें गलफड़े नहीं फेफड़े होते हैं। ये जंतु समय समय पर समुद्र से बाहर आते हैं ताकि स्वच्छ वायु ले सकें। और ये जो डॉल्फिन और व्हेल है ये देखो समय समय पर क्या करते हैं, छलांग लगाते रहते हैं, क्योंकि जिससे क्या होता है ये बाहर की शुद्ध और ताजी हवा को ले सकें। पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से पत्तियों के द्वारा होता है। जो पौधे हैं वो अपना श्वसन कैसे करते हैं, तो पत्तियों के द्वारा करते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे। पत्तियों में उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों के द्वारा ऑक्सीजन अंदर जाती है। रंध्र को इंग्लिश में कहते हैं स्टोमेटा। तो इनमें पत्ती जो होती है, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे बहुत बारीक से छेद होते हैं, उनके द्वारा पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य गैसों का आदान प्रदान करते हैं। ऑक्सीजन अंदर जाती है एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आती है, परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर लेते हैं। देखो पौधों में क्या होता है, जब वो श्वसन करते हैं तो श्वसन क्रिया में वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। ये उल्टा प्रोसेस होती है और ऑक्सीजन गैस बाहर छोड़ते हैं। पौधे में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पौधे होते हैं उनमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो सिर्फ दिन में होता है, जबकि जो श्वसन क्रिया होती है वो 24 घंटे होती है, जबकि श्वसन क्रिया रात दिन होती है। प्रकृति में पौधे ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत हैं। जो ऑक्सीजन हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है, पेड़ पौधों से ही मिलती है। अगला पॉइंट है, सजीवों में प्रजनन होता है। जो सजीव होते हैं इनमें क्या होता है, प्रजनन होता है। सजीवों में प्रजनन क्रिया पाई जाती है। जिस प्रक्रिया के द्वारा सजीव अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं उसे प्रजनन कहता है। अब प्रजनन क्या होता है, यानी जो सजीव होते हैं वो अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, इसी क्रिया को क्या कहते हैं, प्रजनन कहते हैं। आगे देखो, वे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं एवं जिनके कान दिखाई देते हैं वे बच्चों को जन्म देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ऐसे जंतु जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वो बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है। और इन जंतुओं को जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं, जरायुज। जैसे मनुष्य हो गया, कुत्ता, गाय, शेर, हाथी आदि, ये सब क्या हो गए, ये जरायुजी प्राणी है। ये अपने शरीर से बच्चे को जन्म देते हैं और इनके शरीर में बाल भी होते हैं, उनके बाहर कान भी होते हैं। वे जंतु जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं एवं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे अंडे देते हैं। वे क्या देते हैं, अंडे देते हैं। इन जंतुओं को अंडप्रजक कहा जाता है। यानी ऐसे जंतु जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं वे क्या करते हैं, वो अंडे देते हैं। इनको अंडप्रजक कहा जाता है। जैसे पक्षी हो गए, मेढक, बतख, मछली आदि। आगे देखो, चमगादड़, व्हेल मछली और सील मछली बच्चों को जन्म देते हैं। ये एक अपवाद है, बल्कि चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं है, ठीक है, ये स्तनधारी प्राणी है। और ये क्या है, ये बच्चों को जन्म। व्हेल जो है ये भी स्तनधारी, क्योंकि व्हेल जो है फेफड़े के द्वारा सांस लेती है
और सील मछली, ये भी बच्चों को जन्म देती है और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। इन्हें स्तनधारी भी कहा जाता है। ऐसे जीव जो बच्चों को जन्म देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्तनधारी जीव कहते हैं। पौधों में प्रजनन मुख्य रूप से बीजों के द्वारा होता है। और ये तो हो गई जीवों की बात। अब बच्चा पेड़ पौधों की बात। तो पौधे जो है प्रजनन किसके द्वारा करते हैं? तो बीजों के द्वारा करते हैं, परंतु उनमें निम्न तरीकों से भी प्रजनन होता है। लेकिन उनके प्रजनन करने के अन्य तरीके भी हैं, जैसे कलम के द्वारा प्रजनन। तो गुलाब है, गुलाब आपने लगाया होगा अपने घरों में, अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि गुलाब की टहनी काट के लगा देते हैं और एक नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ये किसके द्वारा हो गया? कलम के द्वारा हो गया। कलिका द्वारा यानी आंख के द्वारा, जैसे आलू बोया जाता है। आलू कैसा? आलू काट के उसमें जहां आंख निकली होती है उसको जमीन में लगा देते हैं और क्या होता है? नया पौधा तैयार हो जाता है। पत्ती के द्वारा ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा, ये क्या होता है? पत्ती के द्वारा इनका जनन होता है, यानी एक पत्ती लाओ तोड़ के आप लगा दो जमीन में, एक नया पौधा तैयार हो जाएगा। शकरकंद जड़ के द्वारा किसमें होता है? शकरकंद में। तो अगर आप जड़ है, पेपरमेंट वगैरह देखा होगा आपके आस पड़ोस में लगाया जाता है, ठीक, उसकी जड़ लगाते हैं और जड़ से क्या होता है? नया पौधा तैयार हो जाता है। शकरकंद भी जड़ के द्वारा नया पौधा बन जाता है। आगे है सजीवों में वृद्धि होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जितने भी सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है। सजीवों में एक निश्चित आयु तक लगातार वृद्धि होती है। हम देखते हैं कि एक नवजात शिशु वयस्क हो जाता है, एक छोटा पौधा पेड़ बन जाता है। यानी जो सजीव होते हैं उनमें लगातार एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है, यानी हमेशा वो बढ़ते नहीं है लेकिन एक निश्चित आयु तक उनमें वृद्धि होती है। जैसे एक छोटा बच्चा होगा, आपके आस पड़ोस में होगा, आपके घर में होगा, देखो आज वो छोटा बच्चा है लेकिन 10 साल बाद वो वयस्क हो जाएगा या 15 साल बाद वयस्क हो जाएगा। एक छोटा पौधा लगाओ, कुछ समय बाद देखो पेड़ बन जाता है। फिर सजीवों में मृत्यु होती है, यानी सजीवों में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है कि जो सजीव है उसका एक ना एक दिन मिटना अवश्य है। एक निश्चित आयु के बाद सजीव मर जाते हैं। आगे बात करेंगे जीव विज्ञान का वर्गीकरण। मुख्य रूप से जीव विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जाता है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। यानी जो जीव विज्ञान है उसको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो जंतु विज्ञान यानी जिसको जूलॉजी कहा जाता है, दूसरा वनस्पति विज्ञान जिसको बॉटनी कहा जाता है। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। एक हिसाब से पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन करके रखिएगा। वनस्पति विज्ञान में पादपों यानी पेड़ पौधों के विषय में अध्ययन किया जाता है। इसके जनक हैं थियोफ्रस्टस। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो कौन से हैं? थियोफ्रस्टस। और वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेड़ पौधों या पादपों का अध्ययन किया जाता है। जब हम यह स्पष्ट हो गया है कि कुछ जीव ना तो पूर्ण रूप से प्राणी जंतु जगत में हैं और न ही वनस्पति जगत में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, तब जर्मन वैज्ञानिक E.H. हैकल ने 1866 में जीव विज्ञान के एक नए जगत प्रोटिस्टा जगत का प्रतिपादन किया, जिसमें एक कोशिकीय जीवों को वर्गीकृत किया गया। परंतु 1969 में R.H. व्हिटेकर ने दो और नए जगत प्रतिपादित किए, मोनेरा एवं कवक। वर्तमान समय में जीव विज्ञान को निम्नलिखित 5 जगतों में विभाजित किया गया है। तो ये पॉइंट समझ लेते हैं कि एक जर्मन के वैज्ञानिक थे E.H. हैकल। उन्होंने बताया कि 1866 में उन्होंने एक नए जगत की स्थापना की जिसका नाम रखा प्रोटिस्टा, क्योंकि वो इस आधार पर रखा क्योंकि हमारे पर्यावरण में कुछ ऐसे जीव हैं कि ना तो वो जंतु हैं और ना ही पौधे हैं, तो बीच की कड़ी है, इसलिए उनको अलग एक वर्ग में जगत में रख दिया जिसका नाम रख दिया प्रोटिस्टा। उसके बाद व्हिटेकर साहब आए, उन्होंने 2 जगत बनाए, एक मोनेरा और दूसरा कवक। और अब जो जीव विज्ञान है उसको 5 जगतों में विभाजित किया गया है। तो वो जगत कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा। मोनेरा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो मोनेरा के अंतर्गत किया जाता है जीवाणु, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया। तो मोनेरा जो है उसमें जीवाणु या बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। फिर अगला है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में अध्ययन किया जाता है प्रोटोजोआ प्राणियों का, यानी अमीबा हो गया, पैरामेसियम हो गया, इनका अध्ययन किसमें किया जाता है? प्रोटिस्टा में किया जाता है। अगला है कवक। कवक जिसको हम फंजाई या फंगाई भी बोलते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है फफूंद का और मशरूम आदि का अध्ययन कवक में किया जाता है। फिर है पादप जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लांटी। प्लांटी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। फिर है प्राणी यानी एनिमेलिया। एनिमेलिया में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। कैरोलस लीनियस
स्वीडिश वैज्ञानिक ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में सभी जीवों को पादप जगत एवं जंतु जगत में विभाजित किया था। इनको वर्गीकी यानी टैक्सोनॉमी का पिता कहा जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से एक निकल के आ रहा है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। और इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, और ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये स्वीडिश के वैज्ञानिक थे। ये आप अपनी किताब कॉपी में नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा भर भर के पूछे जाते हैं। आगे बात करेंगे जीवों का नामकरण। तो जीवों का नामकरण कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। 1753 में कैरोलस लीनियस ने जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर को प्रचलित किया। इस पद्धति में जीवों के नाम लैटिन भाषा के दो शब्द से मिलकर बनते हैं। पहला शब्द वंश का होता है, वंश के नाम को दर्शाता है, एवं दूसरा जाति के नाम को दर्शाता है। इस नाम को वैज्ञानिक नाम कहते हैं। इनको क्या कहते हैं आप समझ लो। 1753 में जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने क्या किया, एक द्विनाम पद्धति की रचना की। और इसमें क्या किया, इसका पहला अक्षर जो था लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना। और पहला शब्द जो था वो वंश को प्रदर्शित करता है, दूसरा जो शब्द था वो जाति को प्रदर्शित करता है। अब जैसे यहाँ पर कुछ वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले है मनुष्य। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। अब इसमें देखो, होमो जो है इसका वंश है, और जो सेपियंस है ये क्या है, इसकी जाति है यानी स्पेसीज है। आगे है कमल। कमल को कहते हैं नेलम्बो न्यूसीफेरा। तो निलम्बो क्या है, वंश है, और न्यूसीफेरा क्या है, इसकी जाति है। फिर है मोर। तो मोर के कहते हैं पाओक्रिटेटस। फिर है बाघ। बाघ को कहते हैं पैंथेरा टाइग्रिस। फिर है मेढक। मेढक को कहते हैं राना टिग्रीना। फिर है गाय, तो बोस इंडिकस। फिर है आम, मैंगीफेरा इंडिका। फिर है धान, ओराइजा सटाइवा। गेहूं, ट्रिटिकम एस्टाइबम। मटर, पाइसम स्टाइबम। तो ये कुछ वैज्ञानिक नाम और उनके बारे में दिया गया है, तो इनको आप याद कर ले। यहाँ से भी क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, और इनको नोट डाउन करके भी रखें। इस प्रकार सभी जीवों के वैज्ञानिक नाम हैं। अब आगे देखो, कुछ वैज्ञानिक और उनकी पुस्तकें दी हुई हैं। तो वैज्ञानिक अरस्तु की पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ये इनकी बहुत ही फेमस पुस्तक है। ये पूछी जाती है, पुस्तकें भी पूछी जाती हैं। पुस्तकों पर एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन इसमें पढ़ लेते हैं। तो अरस्तु की एक पुस्तक है हिस्टोरिया एनिमेलिया। आगे है थियोफ्रस्टस। थियोफ्रस्टस की एक पुस्तक है हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो थियोफ्रस्टस की जो पुस्तक है वो कौन सी है, हिस्टोरिया प्लांटेरम। अगले वैज्ञानिक है कैरोलस लीनियस। इनकी एक पुस्तक है जेनेरा प्लांटेरम, और एक है सिस्टेमा नेचुरी। अगली है क्लासेस प्लांटेरम, और अगली है फिलोसोफिया बॉटेनिका। तो इनकी ये 4 पुस्तकें हैं। चारों को आप याद रखना, पूछी जा सकती हैं। अब आगे बात करेंगे हम कोशिका के बारे में। जिस तरह से घर ईंटों से बने होते हैं, उसी तरह जीव भी छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं। इन छोटी छोटी इकाइयों को कोशिका कहते हैं। बहुत ही एक सिंपल पॉइंट में समझाया गया है कि जिस तरह हमारा घर बना है वो छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, उसी तरह हमारा शरीर भी कैसे बना है, छोटी छोटी कुछ इकाइयां हैं उनसे मिलकर बना है। उन्हें क्या कहते हैं, कोशिका या सेल कहते हैं। अर्थात कोशिका किसी जीव की आधारभूत इकाई होती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कोशिका किसी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसी भी जीव की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है, तो कोशिका या सेल को कहा जाता है। आगे बात करेंगे कोशिका की खोज। तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कार्क, एक प्रकार की लकड़ी जो होती है, में की थी। यानी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और कब की थी? 1665 ईस्वी में। कोशिका के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। जो कोशिका है उसके आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला होता है एक कोशिकीय जीव और दूसरा होता है बहुकोशिकीय जीव। तो एक कोशिकीय वे जीव हैं जो सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। यानी एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो सिर्फ एक कोशिका, यानी इनमें कोई दूसरी कोशिका नहीं होती, उनके सिर्फ एक ही कोशिका में सब कुछ होता है। जैसे जीवाणु हो गया, यानी बैक्टीरिया हो गया, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया आदि। ये सब कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। आगे बात करेंगे बहुकोशिकीय जीव के बारे में। वे जीव हैं जो एक से ज्यादा कोशिका से बने हैं, जैसे कवक और सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे। ये सब क्या है? ये बहुकोशिकीय जीव है, क्योंकि हम लोग बने हैं, हमें एक कोशिका नहीं बल्कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर
हमारे शरीर को बनाया है। आगे बात करेंगे कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वर्ण ने किया था। जो कोशिका सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडेन और स्वर्ण ने। कब किया था? 1838-39 में किया था। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना है। इन्होंने क्या बताया कि सभी जितने भी जीव हैं, मतलब सभी जीवों के बारे में तो नहीं बता सकते क्योंकि कुछ जीव एक कोशिकीय भी है, लेकिन ज्यादातर सभी जीव एक या अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। अर्थात जीव एक कोशिकीय होते हैं या फिर बहुकोशिकीय होते हैं। यानी जो जीव होते हैं या तो एक कोशिकीय होंगे या बहुकोशिकीय होंगे। प्रत्येक कोशिका का निर्माण पहले से उपस्थित कोशिका से ही होता है। अब ये पॉइंट समझ लीजिए, यानी हर एक कोशिका का निर्माण जो है वो एक पहले से उपस्थित कोशिका से ही होता है। यानी कोई नई कोशिका नहीं बनती है, बल्कि उसकी क्या बोलते हैं, पुत्री कोशिकाएं होती हैं। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से ही होती है। जो प्रत्येक सभी जीव हैं वो मतलब एक कोशिका से बनते हैं। एक कोशिका से फिर मल्टीप्लिकेशन होता है और बहुत सारी कोशिकाएं बन जाती हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय रहते हैं। कोशिका की संरचना आगे देखेंगे हम। कोशिका की संरचना, तो कोशिका मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित होती है। पहला है कोशिका झिल्ली, फिर है कोशिका द्रव्य और अगला है केंद्रक। यानी कोशिका जो होती है वो उसके मुख्य 3 भाग होते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। कोशिका के अनेक भाग होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिका के अंदर भी अनेक भाग होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका के अंग यानी कोशिकांग। इन कोशिकांगों के अलग अलग कार्य होते हैं। पेड़ पौधों और जानवरों की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, किंतु दोनों की कोशिकाओं में कुछ कोशिकांग एक समान होते हैं। कोशिका के कोशिकांग एवं उनके कार्य निम्नलिखित है। जो कोशिका और उनके कोशिकांग हैं उनके कार्य कुछ नीचे टेबल में दिए गए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। तो पहला है कोशिका भित्ति। यह सिर्फ पेड़ पौधों में पाई जाती है। जो कोशिका भित्ति होती है या किसमें पाई जाती है? सिर्फ पेड़ पौधों की कोशिकाओं में पाई जाती है, यानी जंतुओं की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। इसका कार्य होता है पादप कोशिका को आकार देना एवं रक्षा करना। यानी जो कोशिका भित्ति होती है उसका कार्य क्या होता है? पादप कोशिकाओं को आकार देना और उसकी रक्षा करना। यह शैवाल और हरे पौधों में सेलुलोज की बनी होती है। यानी जो शैवाल होते हैं और हरे पौधे होते हैं उनमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। और जीवाणु एवं कवकों में काइटिन की बनी होती है। और जो जीवाणु होते हैं और कवक उनमें किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अगला कोशिकांग है कोशिका झिल्ली। इसका कार्य कोशिका के अंदर बाहर आने जाने वाले कणों को नियंत्रित करना है। अब कोशिका झिल्ली क्या होता है? जिसे हमारे घर में छन्नी होती है उसी प्रकार के काम करती है, यानी अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करती है। यह प्रोटीन एवं लिपिड की बनी होती है। जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? प्रोटीन, लिपिड या वसा की बनी होती है, फैट की बनी होती है। आगे बात करेंगे केंद्रक के बारे में। तो केंद्रक, इसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। इसके कार्य क्या होता है? इसका कार्य कोशिका की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करना है। यानी सभी जितनी भी कोशिका के अंदर जितनी भी गतिविधियां होती हैं उन पर किसका नियंत्रण रहता है? केंद्रक का नियंत्रण रहता है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को भी पहुंचाता है। अब ये पॉइंट आ गया कि आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौन पहुंचाता है? तो केंद्रक पहुंचाता है। पौधों में इसकी स्थित परिधि होती है। यानी यह जो ऐसे मान लो जैसे ये एक कोशिका है और ये पौधे की कोशिका है, तो केंद्रक इसकी परिधि यानी यहाँ पर परिधि के किनारे किनारे कहीं पाए जाएंगे। आगे देखो केंद्रक के भाग। यह केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका में विभाजित होता है। जो केंद्रक होता है इसके मुख्य भाग होते हैं केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका। केंद्रक कला में प्रोटीन, फास्फोरस, न्यूक्लिक अम्ल, इसमें न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इसमें आनुवंशिक गुण कोड के रूप में होते हैं। आप समझ लो, जो केंद्रक होता है उसमें जो केंद्रक कला होती है वो प्रोटीन, फास्फोरस और न्यूक्लिक एसिड से बनती है। इसमें आनुवंशिक गुण जो होते हैं वो कोड के रूप में होते हैं। यानी जैसे कोड एक होता है CAA, ठीक, और इसमें मतलब कई कोड होते हैं, उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। आगे केंद्रिका यानी RNA के संश्लेषण में मदद करती है। जो केंद्रिका होती है वो RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड के संश्लेषण में क्या करती है? मदद करती है। अगला कोशिकांग है तारक काय। तारक काय की खोज किसने की थी? बॉबेरी ने की थी। यह सिर्फ जंतु कोशिका में होती है और इसका कार्य कोशिका विभाजन में मदद करना है। जो तारक काय होता है यह किसमें होती है? जंतु कोशिका में। और जो सेल वाले यानी कोशिका भित्ति होती है वो किसमें होती है? पादप कोशिकाओं में होती है। अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज मुख्य रूप से किसको माना जाता है? अल्टमैन को माना जाता है। ठीक है, इसका कार्य कोशिका को ऊर्जा देना है। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि
कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं। यह कोशिकीय श्वसन का केंद्र है, इसमें डीएनए होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। यहाँ पर ऊर्जा एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में बनती है, जिसे ऊर्जा की मुद्रा कहा जाता है। अब ऊर्जा की मुद्रा किसे कहते हैं? तो एटीपी को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। और पहले ही बता चुके हैं कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। आगे है गोल्जी का या गोल्जी बॉडी जिसे बोलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। इसका कार्य भोजन को इकट्ठा करना होता है। अब गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन को इकट्ठा करना। पौधों में इसकी संख्या ज्यादा होती है, जो पौधे होते हैं उनमें इसकी संख्या कितनी होती है? ज्यादा होती है। यह कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। जो गोल्जी काय है या गोल्जी बॉडी है, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। अगला कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्य जालिका, या इसकी खोज किसने की थी? तो पोर्टर ने इसकी खोज की थी। इसका कार्य कोशिका के अंदर कणों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना होता है। अब अंतःप्रद्रव्य जालिका का मुख्य कार्य क्या होता है? जो उसके अंदर कण होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने में मदद करती है। यह नलिकाओं और थैलियों से बनी होती है। जो अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है किससे बनी होती है? नलिकाओं और थैलियों से मिलकर बनी होती है। इसका एक सिरा केंद्रक और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा रहता है। यानी अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक सिरा केंद्रक से और दूसरा सिरा कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। यह वसा, ग्लाइकोजन, कोलेस्ट्रॉल और हार्मोन्स बनाने में मदद करती है। आगे बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। तो इसकी खोज किसने की थी? डी दुबे ने की थी। यह सिर्फ जंतु कोशिका में पाई जाती है। इसका कार्य कणों को पचाना है। अब देखो, जो लाइसोसोम होता है किसमें पाया जाता है? सिर्फ जंतु कोशिका में, यानी यहाँ प्लांट सेल या पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में पाया जाता है या कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो लाइसोसोम आप टिक कर सकते हैं। इसमें जल अपघटनी एंजाइम होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को पचा लेते हैं। यह पुराने घिसे पिटे अस्वस्थ कोशिकांगों को पचाकर हटा देता है। यानी जितने कोशिकांग पुराने घिसे पिटे हो जाते हैं उनको क्या करता है? डिकम्पोज कर देता है। जब क्षतिग्रस्त या मृत कोशिकाओं को नष्ट करने की जरूरत होती है तब यह अपना सारा द्रव्य मुक्त कर देता है और स्वयं नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। तो आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। और यह ऐसा कोशिकांग है जो स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेता है। अगला कोशिकांग है राइबोसोम, जिसकी खोज किसने की थी? प्लाडे ने की थी। इसका कार्य प्रोटीन बनाना, यानी प्रोटीन का संश्लेषण करना किसका काम है? राइबोसोम का काम है। यह प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। जो राइबोसोम होता है किससे बना होता है? प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है। अगला कोशिकांग है रिक्तिका या रसधानी। इसका कार्य कोशिका के अंदर अवशिष्ट पदार्थ को इकट्ठा करना है। पादप कोशिकाओं में इसका आकार बड़ा होता है और जंतु कोशिकाओं में इसका आकार छोटा होता है। तो ये भी एक पॉइंट है, याद रखना। यह कोशिका के अंतःदाब को बनाए रखता है। यह मृत कोशिकांग है। जो रिक्तिका या रसधानी होती है या कैसा कोशिकांग है? या जीवित नहीं होता है, मृत कोशिकांग होता है। आगे अगला कोशिकांग है लवक। यह सिर्फ पादपों में पाया जाता है। अब लवक जो होता है ये भी किसमें पाया जाता है? पादपों में, यानी ये जंतुओं में नहीं पाया जाता। यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हरित लवक। यह हरे रंग का होता है। हरित लवक जो होता है किस रंग का होता है? हरे रंग का होता है, क्योंकि इसमें पर्णहरित पाया जाता है। यह भोजन बनाने में मदद करता है। इसमें कैरोटीन और जिंथोफिल भी होते हैं। यानी जो हरित लवक होता है इसमें पर्णहरित पाया जाता है और इसमें कैरोटीन और जिंथोफिल भी पाए जाते हैं। इसका रंग कैसा होता है? हरा होता है। फिर है अवर्णीय लवक। यह पौधों के भूमिगत भागों में पाए जाते हैं। जो अवर्णीय लवक होते हैं या कहाँ पाए जाते हैं? पौधों के भूमिगत भागों में पाया। या स्टार्च, प्रोटीन और वसा का संग्रहण करता है। अगला है वर्णीय लवक। यह पौधों की पंखुड़ियों को रंग प्रदान करता है। यानी पौधों में जो फूल खिलते हैं उनको जो रंग प्रदान करता है कौन करता है? वर्णीय लवक। यानी लवक का मुख्य कार्य होता है यही कि पौधों में रंग रूप प्रदान करना। आगे बात करेंगे कोशिका द्रव्य। कोशिका के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है जिसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य कहलाता है। अब समझ लो, यानी कोशिका एक कोशिका है, कोशिका के अंदर जो द्रव्य होता है, जो तरल पदार्थ होता है, उसी को कहते हैं कोशिका, और उसी में सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। फिर एक केंद्रक द्रव्य। केंद्रक के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य केंद्रक द्रव्य कहलाता है। अगला है जीव द्रव्य।
कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। अब जीव द्रव्य क्या होता है, तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य। या कोशिका का जीवित पदार्थ, जो जीव द्रव्य होता है या कोशिका का जीवित पदार्थ होता है, इसकी खोज परकिंजे ने की थी। और कब की थी, 1939 ईस्वी में। इसमें 80% जल होता है। जो जीव द्रव्य होता है इसकी खोज किसने की थी, परकिंजे ने की थी। और यह जीवित पदार्थ है और इसमें जो है जल कितना होता है, 80% होता है। अब आगे बात करेंगे कोशिका का आकार, यानी कोशिका का आकार कैसा होता है। कोशिकाएं गोल, चपटी अथवा लंबी होती हैं। जो कोशिकाएं होती हैं गोल होती हैं, चपटी होती हैं अथवा लंबी भी हो सकती हैं। इनका आकार किसी जीव के अनुसार नहीं होता है, अपितु कार्य के अनुसार होता है। जो कोशिकाएं होती हैं इनका आकार किसी जीव के अनुसार नहीं बल्कि कार्य के अनुसार होता है, अर्थात कोशिका के आकार का संबंध उसके प्रकार से है। कुछ कोशिकाओं का आकार निश्चित नहीं होता है, जैसे अमीबा, श्वेत रक्त कणिकाएं अपना आकार बदल सकती हैं। देखो जो अमीबा होता है वो भी उसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, और जो श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे खून में पाई जाती हैं यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स जो होती हैं उनका आकार भी निश्चित नहीं होता है। पेशीय कोशिकाएं तर्क रूपी होती हैं, अर्थात लंबी होती हैं और दोनों सिरे नुकीले होते हैं। जो पेशीय कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, ऐसी होती हैं, बिल्कुल तर्क रूपी, ठीक है, यानी दोनों सिरे नुकीले होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं गोल होती हैं। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं कैसी होती हैं, गोल होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं शाखान्वित होती हैं। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं उनमें ऐसे ऐसे शाखाएं निकली रहती हैं, ठीक है। और सबसे लंबी कोशिका भी तंत्रिका कोशिका है। पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में भिन्नता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में जान लेते हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या क्या भिन्नता है। तो ये है एक पादप कोशिका और ये है एक जंतु कोशिका। तो देखो पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, रिक्तिका पाई जाती है, केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है, लवक पाए जाते हैं, गाल्जी कोशिका भित्ति पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, केंद्रक होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, राइबोसोम होता है, कोशिका द्रव्य होता है। इधर जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, रिक्तिका, केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, लाइसोसोम, गाल्जिकाय, केंद्रक, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम होता है। तो इसमें कई ऑर्गन्स ऐसे हैं, कई कोशिकांग हैं जो प्लांट सेल में होते हैं, जंतु सेल में नहीं होते हैं, और जो जंतु सेल में कुछ होते हैं प्लांट सेल में नहीं होते हैं। तो देखो कोशिका भित्ति जो होती है पादप सेल में होती है और जंतु सेल में नहीं होती है। जो कोशिका भित्ति है पादप सेल में पाई जाती है लेकिन जंतु सेल में एब्सेंट होती है। लवक पादप सेल में भी पाए जाते हैं और जंतु सेल में नहीं पाए जाते हैं। जो लवक होते हैं वो पादप सेल में पाए जाते हैं लेकिन जंतु सेल में नहीं पाए जाते हैं। अब देखो तारक काय, जिनको बोलते हैं सेंट्रोसोम, ये जो है पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। रिक्तिका जो पादप कोशिकाएं उनमें बड़ी होती है और जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें छोटी होती है। आकार, इसकी कोशिका का आकार बड़ा हो, यानी पादप कोशिका का आकार जो होता है वो बड़ा होता है लेकिन जंतु कोशिका का आकार जो होता है वो छोटा होता है। आगे देखेंगे कोशिकांग और उनके उपनाम, यानी कुछ कोशिकांग दिए गए हैं उनके उपनाम क्या है। जैसे केंद्रक, तो केंद्रक का उपनाम क्या है, कोशिका का मस्तिष्क, यानी सेल का ब्रेन किसे कहते हैं, तो केंद्रक को कहते हैं, या नियंत्रण कक्ष भी कहते हैं। अगला राइबोसोम, तो राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहते हैं, तो किसको कहते हैं, राइबोसोम को कहते हैं। फिर है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली या पाचक थैली के नाम से जाना जाता है। फिर है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको ऊर्जा ग्रह या पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस भी कहते हैं। अब देखो आगे कुछ कोशिकाएं दी गई। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, ये सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा, ये क्या है, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका है। संगठन की जटिलता के आधार पर कोशिका के प्रकार, तो संगठन की जटिलता के आधार पर कोशिका के प्रकार कितने प्रकार के हैं। इस आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होता है असीम केंद्रक और दूसरा है ससीम केंद्रक। असीम केंद्रक क्या होता है, आकार प्रायः छोटा होता है 1 से 10 माइक्रोन का। जो असीम केंद्रक कोशिकाएं होती हैं इनका आकार छोटा होता है यानी 1 से 10 माइक्रोन का होता है, और जो ससीम केंद्रक होती हैं इनका आकार प्रायः बड़ा होता है, 5 से 100 माइक्रोन का होता है। जो असीम केंद्रक होती है इनमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इनमें क्या होता है, एक गुणसूत्र पाया जाता है। और जो ससीम केंद्रक होती है 1 से अधिक गुणसूत्र पाए जाते हैं।
असीम केंद्रक में केंद्रक या न्यूक्लियोलस विद्यमान नहीं होता है, यानी असीम केंद्रक में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन ससीम केंद्रक में ससीम केंद्रक जो होते हैं उनमें केंद्रक विद्यमान होता है। असीम केंद्रक में कोशिकांग विद्यमान नहीं होते हैं, लेकिन ससीम केंद्रक में कोशिकांग विद्यमान होते हैं। असीम केंद्रक में कोशिका विभाजन विखंडन या मुकुलन द्वारा, यानी सूत्री विभाजन नहीं होता है, विखंडन या मुकुलन द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। ससीम केंद्र में क्या होता है, कोशिका का विभाजन समसूत्रण या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। अब देखो इसमें जैसे असीम केंद्र में बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल आते हैं, और जो ससीम केंद्र के इसमें प्रोटिस्टा से आगे के जीव जितने प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, ये जब सब आते हैं किसमें आते हैं, ससीम केंद्र में आते हैं। फिर है कोशिका विभाजन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो कोशिका की विभाजन के बारे में हम विधिवत पढ़ेंगे। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। एक होता है समसूत्री विभाजन और दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के बारे में पहले देख लेते हैं। इसकी खोज डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री कोशिका विभाजन की खोज किसने की थी, तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने की थी। समसूत्री विभाजन में दो समरूप कोशिकाएं बनती हैं, यानी समसूत्री विभाजन में क्या होता है, एक कोशिका से दो समरूपी कोशिकाएं बनती हैं। इसमें गुणसूत्रों की संख्या बदलती नहीं है या दैहिक कोशिकाओं में होती है। और जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या नहीं बदलती है। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था देख लेते हैं, प्रोफेज। इसकी कितनी अवस्थाएं होती है, 4 अवस्थाएं। पहली है प्रोफेज। इसमें गुणसूत्र धागे की तरह दिखाई देते हैं। इसमें जो गुणसूत्र कैसे होते हैं, धागे की तरह दिखाई देते हैं। गुणसूत्र दो समरूपी अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमेटेड से बना होता है, जो गुणसूत्र बिंदु यानी सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं। केंद्रक धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। जो प्रोफेज अवस्था होती है इसमें क्या होता है, जो केंद्रक होता है धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है। अगली अवस्था है मेटाफेज अवस्था। इसमें केंद्रक और केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाते हैं। जो मेटाफेज अवस्था होती है इसमें क्या होता है, केंद्रक लुप्त हो जाता है और केंद्रक झिल्ली भी लुप्त हो जाती है। गुणसूत्र छोटा हो जाता है और कोशिका के मध्य में अवस्थित हो जाता है। जो गुणसूत्र होता है वो छोटा हो जाता है और कोशिका के मध्य में अवस्थित हो जाता है। फिर है एनाफेज। गुणसूत्र बिंदु 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी जो सेंट्रोमियर होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। और जब प्रत्येक अर्ध गुणसूत्र को एक गुणसूत्र बिंदु मिल जाता है तब वह पूरा गुणसूत्र बन जाता है। यानी और जब गुणसूत्र बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, 2 अलग अलग गुणसूत्र बन जाते हैं। गुणसूत्र कोशिका के ध्रुवों की तरफ अवस्थित होना शुरू हो जाते हैं, यानी कोशिका के ध्रुवों की तरफ अवस्थित हो जाते हैं। यानी जैसे मान लो ये कोशिका है तो एक इधर आ जाएगा यहाँ पे और एक यहाँ पे आ जाएगा। कोशिका अपने मध्य भाग में संकुचित होना शुरू हो जाती है, और कोशिका क्या करती है, मध्य भाग में संकुचित होने लगती है, यानी बीच में ऐसे करके सिकुड़ने लगती है। फिर है टेलोफेज। गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं, केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका प्रकट होते हैं और 2 संतत कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिका मध्य रेखीय संकुचन से विभाजित हो जाती है। यानी अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे ये संकुचन करती हैं, संकुचन के बाद क्या होता है, ये जो अब देखो एक गुणसूत्र यहाँ पर पहुंच चुका है, एक यहाँ पर पहुंच चुका है। अब ये क्या हो गया, ये दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाएंगी और ये संपूर्ण कोशिकाएं बन जाती हैं। तो टेलोफेज में 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाती हैं, विभाजन हो जाता है। 2 समसूत्रीय विभाजन के मध्य यानी 2 समसूत्री विभाजन के बीच की विश्राम या अविभाजित अवस्था को इंटरफेज कहते हैं। इस स्थिति में कोशिका का अधिकतम आकार होता है। अब इंटरफेज क्या होता है, तो जब समसूत्री विभाजन होता है तो जहाँ पर कोशिकाएं विश्राम करती हैं उस अवस्था को क्या कहते हैं, इंटरफेज कहते हैं। और यहाँ पर कोशिका का जो आकार होता है सबसे बड़ा होता है। फिर है अर्धसूत्री विभाजन। हमने पहले देखा समसूत्री विभाजन, अब देखेंगे अर्धसूत्री विभाजन। तो इसकी खोज बीजमैन ने की थी। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है। जो अर्धसूत्री विभाजन है किसमें होता है, तो जनन कोशिकाओं में होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, जबकि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती है। यह अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में विभाजित है। तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को हम पहले देख लेते हैं। यह अर्धसूत्री विभाजन का पहला भाग है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। यह निम्न अवस्थाओं में विभाजित है। तो प्रोफेज फर्स्ट,
इसमें समजात गुणसूत्रों के आपस में जोड़े बन जाते हैं एवं इनमें क्रोमैटिन पदार्थ की अदला बदली होती है, जिसे जीन विनिमय कहते हैं। तो जीन विनिमय क्या होता है? क्रोमैटिन पदार्थों की अदला बदली को जीन विनिमय कहते हैं। इसी विभाजन में क्रॉसिंग ओवर होता है, यह सबसे लंबी अवस्था होती है। तो प्रोफेज फर्स्ट क्या होती है? सबसे लंबी अवस्था होती है, और इसी प्रोफेज फर्स्ट में ही क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। अगली है मेटाफेज अवस्था। इसमें केंद्रक झिल्ली लुप्त हो जाती है। जो मेटाफेज फर्स्ट अवस्था है, इसमें क्या होता है? केंद्रक झिल्ली जो है वो विलुप्त हो जाती है। समजात गुणसूत्रों के जोड़े कोशिका के मध्य रेखा पर व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर है अगली एनाफेज फर्स्ट। समजात जोड़ों में से एक गुणसूत्र कोशिका के एक ध्रुव की तरफ और दूसरा दूसरे ध्रुव की तरफ बढ़ जाता है। गुणसूत्रों की कुल संख्या आधा ही प्रत्येक ध्रुव पर पहुंचता है, यानी गुणसूत्र जितने भी होते हैं उनकी आधी संख्या ध्रुव पर पहुंचती है। फिर है टेलोफेज। टेलोफेज फर्स्ट में आधे गुणसूत्र वाले दो केंद्रक बनते हैं, यानी आधे गुणसूत्र वाले कितने केंद्रक बनते हैं? दो केंद्रक। कोशिका दो संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है, और कोशिका क्या होता है? दो संतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। इसमें सारी क्रियाएं समसूत्री विभाजन जैसी ही होती है। अब जैसे समसूत्री विभाजन होता है, सेम वही प्रोसेस अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय में होता है। आगे बात करेंगे ऊतक के बारे में। कोशिकाओं के समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान होते हैं ऊतक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब समझ लो ऊतक क्या होता है। ऊतक की परिभाषा क्या होती है? यानी कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, रचना और कार्य में समान हो, ठीक, उसे क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। यानी कोशिकाएं मिलकर ही ऊतक बनाती हैं। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है पादप ऊतक और दूसरा होता है जंतु ऊतक। यानी पादप ऊतक को कहते हैं प्लांट टिश्यू और जंतु ऊतक को कहते हैं एनिमल टिश्यू। सबसे पहले हम बात करेंगे पादप ऊतक के बारे में, यानी प्लांट टिश्यू के बारे में। यह ऊतक पौधों में पाए जाते हैं। तो पादप ऊतक कहाँ पाए जाएंगे? पौधों में पाए जाएंगे, जाहिर सी बात है। दो प्रकार के होते हैं, विभज्य ऊतक और स्थायी ऊतक। यानी जो पादप ऊतक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक विभज्य ऊतक यानी जिनमें विभाजन होता रहता है, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक यानी जिनमें विभाजन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं विभज्योतक ऊतक। यह पौधों के वृद्धि करने वाले भाग जैसे प्ररोह की चोटी, जड़ की चोटी और कैम्बियम में होते हैं। अब समझ लो, इस पॉइंट को समझ लीजिए कि विभज्योतक जो होते हैं वो प्ररोह यानी तना जो होता है, तना का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक, उसमें पाए जाते हैं। और जड़ का जो निचला जो कैप रूट होता है वहां पर पाए जाते हैं। और अगला होता है कैम्बियम, यानी जैसे ये मान लो तना है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे कैम्बियम होती है, रिंग जैसी संरचना जो बनती है इनको कैम्बियम कहते हैं। यहाँ पर भी क्योंकि जो पेड़ होता है वो तो लंबाई में वृद्धि करेगा या नीचे गहराई में वृद्धि करेगा या मोटाई में वृद्धि करेगा, तो ये विभज्योतक इन्हीं जगहों पर पाए जाते हैं। यह हमेशा विभाजित होते रहते हैं और पौधों की लंबाई और मोटाई में बढ़ाने में मदद करते हैं। यही तो अभी हमने बताया कि जो विभज्योतक होते हैं ये क्या करते हैं? हमेशा विभाजित होते रहते हैं और लंबाई और मोटाई में पौधे की मदद करते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिका विभाजन द्वारा निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करना होता है। जो विभज्योतक हैं इनका मुख्य कार्य यही होता है कि नई कोशिकाओं का निर्माण करना और कोशिका विभाजन में सहायता करना। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। जो विभज्योतक होते हैं कि कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली। इनका आकार गोल, अंडाकार या बहुपृष्ठीय होता है। इनमें अंतर कोशिकीय या कोशिकाओं के बीच का स्थान नहीं होता है। यानी जो विभज्योतक होते हैं इनमें कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है जिसे अंतर कोशीय स्थान बोलते हैं वो अब्सेंट होता है, वो नहीं पाया जाता है। इनमें एक बड़ा केंद्रक होता है और रिक्तिकाएं कम होती है या फिर होती ही नहीं है। यानी जो विभज्योतक होता है इसमें केंद्रक जो होता है वो बड़ा होता है, रिक्तिकाएं या तो कम होंगी या फिर होती ही नहीं है। अगला है स्थायी ऊतक। ये विभज्योतक ऊतक से बनते हैं और विभाजित नहीं होते हैं। यानी स्थायी ऊतक कब? जैसे कोई ऊतक विभाजित हो रहा है, विभाजित होने के बाद वो अपनी चरम सीमा पहुंच गया, फिर उसमें विभाजन की क्रिया बंद हो जाती है, वही ऊतक क्या हो जाता है? स्थायी ऊतक हो जाता है। इनका निश्चित आकार होता है। ये जीवित या मृत, पतली भित्ति या मोटी भित्ति वाले हो सकते हैं। अब जो स्थायी ऊतक होते हैं या तो जीवित होंगे या मृत भी हो सकते हैं, मोटे भी हो सकते हैं और पतली कोशिकाओं वाले भी होते हैं। और इनका जो आकार होता है वो निश्चित होता है, यानी घटता बढ़ता नहीं है। इनका आकार बड़ा होता है और राजधानी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं।
जो स्थायी ऊतक होते हैं इनका आकार बड़ा होता है और इसमें रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। ये निम्नलिखित दो प्रकार भागों में विभाजित है, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। जो स्थायी ऊतक होते हैं वो दो भागों में विभाजित किए जा सकते हैं, एक तो सरल ऊतक और दूसरा जटिल ऊतक में। तो सरल ऊतक कौन से हैं? या केवल एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। जो सरल ऊतक होते हैं या केवल एक प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होता है, और यह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है पैरेन्काइमा। ये पौधों के जड़, तना, पत्तियों, फल, फूल आदि में पाए जाते हैं। जो पैरेन्काइमा होते हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जड़, तना, पत्ती और फूल और फल में पाए जाते हैं। ये अंडाकार, गोल, लंबी या बहुपृष्ठीय होती है। जो पैरेन्काइमा होती है ये कितने प्रकार कैसी होती है? अंडाकार भी हो सकती है, गोल भी हो सकती है, लंबी या बहुपृष्ठीय भी हो सकती है। इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। जो पैरेन्काइमा है इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? पतली होती है। इनमें अंतरकोशीय स्थान भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी अंतरकोशीय स्थान जो कोशिकाओं के बीच में स्थान होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यह जीवित होती है। जो पैरेन्काइमा होती है कैसी होती है? जीवित कोशिकाएं होती हैं। यह भोजन का संचय और स्वांगीकरण करती हैं या दृढ़ता प्रदान करती हैं। जो पैरेन्काइमा होती है क्या करती है? पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है और इसमें क्या होता है? भोजन का संचय और स्वांगीकरण होता है। इनमें जब क्लोरोफिल होता है तो ये क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं और भोजन का निर्माण करते हैं। समझ लीजिए, यानी जो पैरेन्काइमा है अगर उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो उसको क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। क्लोरोफिल, क्लोरेन्काइमा। ठीक है। आगे कोलेन्काइमा। ये पौधों के बाहरी भाग यानी एपिडर्मिस के नीचे होते हैं। जो कोलेन्काइमा होते हैं कहाँ पर होते हैं? एपिडर्मिस। यानी पौधा, जैसे ये पौधा है इसके ऊपर ये छाल एपिडर्मिस चढ़ी, उसके नीचे जो भाग होता है इसे क्या कहते हैं? कोलेन्काइमा कहते हैं। ये जीवित होती हैं। इनमें अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। जो कोलेन्काइमा है इनमें अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। जो पैरेन्काइमा है उनमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनका आकार गोल, अंडाकार, बहुपृष्ठीय होता है। इनमें कुछ क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लोरोप्लास्ट की मदद से ये अपना भोजन निर्माण करते हैं। देखो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या कर सकते हैं? कोलेन्काइमा जो है अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। आगे यह पौधे को लचीलापन और दृढ़ता प्रदान करती है। जो कोलेन्काइमा है या पौधे को क्या करती है? लचीलापन और दृढ़ता, मजबूती प्रदान करती है। अगला है स्क्लेरेन्काइमा यानी दृढ़ोतक। इनको क्या कहते हैं? दृढ़ोतक भी कहते हैं। यानी ये बहुत मजबूत होते हैं। ये लंबी और पतली होती हैं। तो जो स्क्लेरेन्काइमा है कैसी होती है? लंबी भी होती हैं और पतली भी हो सकती हैं। इनमें अंतरकोशीय स्थान नहीं होता है। स्क्लेरेन्काइमा में जो अंतरकोशीय यानी कोशिकाओं के बीच में जो स्थान होता है वो अब्सेंट होता है। ये दोनों सिरों पर नुकीली होती हैं। ये मृत होती हैं क्योंकि इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। देख, जो स्क्लेरेन्काइमा होता है ये मृत होती, ये कौन सी कोशिकाएं होती है? मृत कोशिकाएं, और इनमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता। ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करती है। यानी जो लकड़ी जिसको कास्ट बोलते हैं वो वाला किसके से बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है। स्क्लेरेइड एक प्रकार की स्क्लेरेन्काइमा ऊतक है जो कॉर्टेक्स, पित्त और कठोर बीजों में पाई जाती है। इससे ये चीजें कठोर बन जाती हैं। देखो स्क्लेरेइड जो होता है वो स्क्लेरेन्काइमा नाम का एक ऊतक ही है जो कॉर्टेक्स, पित्त और कठोर बीजों में पाया जाता है। इससे क्या होता है? ये चीजें कठोर हो जाती हैं। आगे है रच्छी ऊतक। तो रच्छी ऊतक कौन से हैं? ये ऊतक पौधों के भागों जैसे पत्तियों, फूलों, तनों या जड़ों की बाह्य परत पर स्थित होते हैं। यह परत एक कोशिका मोटी होती है और मोम जैसे पदार्थ क्यूटिन की ढकी रहती है। ये ऊतक पौधों के भीतरी ऊतकों की रक्षा करते हैं। जो रक्षक ऊतक होते हैं ये मोम की जैसी संरचना होती है जिसको क्या बोलते हैं? क्यूटिक, उससे ढकी रहती है और इसका मुख्य काम होता है कि पौधे के आंतरिक जो ऊतक हैं उनकी रक्षा करना। आगे है जटिल ऊतक। यह एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। जो जटिल ऊतक होते हैं एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। यह जल, खनिज लवण और भोजन का स्थानांतरण करते हैं। जो जटिल ऊतक होते हैं यह जल, खनिज लवण और भोजन का स्थानांतरण यानी एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान करते हैं। या 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को संवहनीय ऊतक भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जाइलम और फ्लोएम को क्या कहते हैं? तो संवहनीय ऊतक कहते हैं। या संवहनीय ऊतक किसे कहते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम को संवहनीय ऊतक कहा जाता है। अब बात करेंगे हम जाइलम के बारे में। इसको कास्ट या लकड़ी भी कहते हैं।
जो जाइलम होता है उसको लकड़ी या काष्ठ भी कहा जाता है। पौधे की आयु की गणना जाइलम ऊतक के वार्षिक वलय यानी छल्ले को गिनकर की जाती है। यानी जो जब लकड़ी का लट्ठा पड़ा ऐसा देखा होगा आपने, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे गोल गोल संरचनाएं ऐसी बनी होती हैं, ठीक, इन्हीं को क्या कहते हैं, वार्षिक वलय या छल्ले कहते हैं। इनको गिनकर हम उस पौधे की आयु ज्ञात कर सकते हैं। या ट्रैकिड्स वेसल्स यानी वाहिका जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। तो जाइलम ऊतक किसके बने होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा या जाइलम स्क्लेरेन्काइमा से बने होते हैं। वाहिकाएं पानी तथा खनिज लवण को जड़ से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाते हैं। जो वाहिकाएं होती हैं वो खनिज लवण को जड़ से पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाती हैं। जाइलम पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है यानी मजबूती प्रदान करता है। जो जाइलम होता है पौधे को क्या करता है, मजबूती प्रदान करता है। अगला है फ्लोएम। यह चालनी नलिका, साथी कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे से बना होता है। चालनी नलिकाओं के द्वारा पत्तियों से भोजन पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचता है। अब फ्लोएम क्या होता है, जैसे ये पौधा है, ठीक, पौधे के ऊपर जो परत चढ़ी होती है जिसको क्या बोलते हैं, छाल, ये किसकी बनी होती है, जाइलम, ये फ्लोएम की बनी होती है। और जो लकड़ी वाला भाग होता है ये किसका होता है, जाइलम का होता है। तो जाइलम का काम होता है, इस फ्लोएम का काम होता है कि पौधों से भोजन का आदान प्रदान करना पूरे पौधे में, और जाइलम का काम होता है कि पृथ्वी से खनिज लवण एवं जल अवशोषित करके पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। आगे बात करेंगे जंतु ऊतक के बारे में। तो जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, एपिथेलियम ऊतक, पेशीय ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। तो सबसे पहले बात करते हैं एपिथेलियम ऊतक के बारे में। यह एक रच्छी स्तर है, यह त्वचा की बाह्य परत पर बनता है। यानी जो एपिथेलियम ऊतक है यह कौन सा है, एक रच्छी स्तर है, यानी सबसे ऊपर जो जानवर के ऊपर त्वचा होती है उसी को कहते हैं एपिथेलियम। यह त्वचा मुंह, आहार नाल एवं फेफड़ों की सतह पर पाया जाता है। और यह कहाँ कहाँ पाया जाता है, मुंह, आहार नाल एवं फेफड़ों की सतह पर भी पाया जाता है। यह अंदर की कोशिकाओं की रक्षा करता है। जो एपिथेलियम ऊतक होता है अंदर की कोशिकाओं की क्या करता है, रक्षा करता है। यह जल तथा अन्य पोषक पदार्थों के अवशोषण में मदद करता है। यह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। फिर है पेशीय ऊतक। यह हमारे शरीर के अंगों में गति प्रदान करता है। जो पेशीय ऊतक होता है इसका काम होता है हमारे शरीर के अंगों में गति प्रदान करना। हृदय की धड़कन, भोजन नली में संकुचन और प्रसार पेशीय ऊतकों के कारण ही होता है। यानी हृदय की धड़कन किसके कारण चलती है, पेशीय ऊतक के कारण चलती है। और भोजन नली में जो संकुचन होता है, आहार नाल में जो संकुचन होता है वो भी पेशीय ऊतक के कारण ही होता है। या 3 प्रकार की हैं, रेखित पेशी या कंकाल पेशी, ऐच्छिक पेशी, इसे रेखित पेशी, कंकाल पेशी या ऐच्छिक पेशी भी कहते हैं। फिर है अरेखित पेशी या चिकनी पेशी या अनैच्छिक पेशी, और अगली है हृदय पेशी। अब देखो जो रेखित पेशी या ऐच्छिक पेशी यानी ऐसी पेशियां जिनको अपनी इच्छा अनुसार हम हिला डुला कर सकते हैं उनको क्या कहते हैं, ऐच्छिक पेशी। और अनैच्छिक पेशी यानी जिन पर हमारी इच्छा का कोई कंट्रोल नहीं रहता, वो अनैच्छिक पेशी। जिससे हाथों का चलना, हृदय की धड़कन। और हृदय पेशियां यानी हृदय जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। आगे बात करेंगे रेखित पेशी। यह हड्डियों के साथ जुड़ी होती है और शरीर को गति प्रदान करती है। जो रेखित पेशियां होती हैं हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं और शरीर को गति प्रदान करती हैं। यह हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। जो रेखित पेशियां होती हैं इनको हम इसीलिए ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं क्योंकि ये हमारी इच्छा अनुसार काम करती हैं। यह लंबी बेलनाकार होती हैं। इन पर हल्के या गहरे रंग के बंध होते हैं। इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। जो ऐच्छिक पेशियां या रेखित पेशियां, कंकाल पेशियां होती हैं इनमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। अगला है अरेखित पेशी। यह हमारे आमाशय, आंतों, मूत्रवाहिनी आदि अंगों की भित्तियों में पाए जाते हैं। यह लंबी और तर्करूपी होती है। इनमें बंध नहीं होते, इनमें केवल एक केंद्रक होता है। जो अरेखित पेशियां होती हैं ये हमारी आमाशय में, आंतों में और मूत्रवाहिनियों में पाए जाते हैं क्योंकि इन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। फिर है हृदय पेशियां। यह केवल हृदय में पाई जाती हैं। इनमें बंध हल्के होते हैं। ये बेलनाकार या शाखित होती हैं। कभी कभी इनमें 2 केंद्रक पाए जाते हैं। ये हृदय के लयबद्ध संकुचन और प्रसार में मदद करती हैं। यानी जो हमारा हृदय है वो स्पेशल कोशिकाओं से बना है, स्पेशल पेशियों से बना है। इन्हें क्या कहते हैं, हृदय पेशियां कहते हैं। आगे है संयोजी ऊतक। आगे ऊतक का एक अगला भाग है संयोजी ऊतक। यह शरीर के अंगों को जोड़ता है। जो संयोजी ऊतक होता है किसको जोड़ता है, शरीर के अंगों को जोड़ता है, सहारा देता है और बांधता है। अस्थि, उपास्थि,
कंडरा, स्नायु और रुधिर संयोजी ऊतक के उदाहरण है। यानी अस्थि है, उपास्थि है, कंडराएं हैं, स्नायु है और जो हमारा रुधिर यानी ब्लड यानी खून जो है वो भी एक संयोजी ऊतक है। अस्थियां बहुत दृढ़ होती हैं, जो हड्डियां होती हैं बहुत मजबूत होती हैं और शरीर को दृढ़ता प्रदान करती हैं। जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर को क्या करते हैं, मजबूती प्रदान करती हैं। उपास्थि लचीली होती है या हमारे नाक और कान में पाई जाती है। देखो हमारे कान में जो हड्डी जैसे संरचना है इसको हड्डी नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, उपास्थि कहते हैं। शार्क मछली का पूरा कंकाल तंत्र उपास्थि का बना होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो शार्क मछली होती है उसका जो शरीर का कंकाल तंत्र होता है हड्डियों का नहीं होता है, वो उपास्थियों का होता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रख लेना और इसमें स्टार भी लगा लेना। कंडरा पेशी और अस्थि को जोड़ती है। जो कंडरा होती है ये पेशी और अस्थि के बीच में होती है, यानी पेशी को अस्थियों से जोड़ती है। स्नायु नर्म होती है और अस्थि को अस्थि से जोड़ती है। देखो ये चीज याद रखना, जो कंडरा और स्नायु, जो स्नायु होती है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ने का काम करती है, जो कंडरा होती है हड्डी को पेशी से जोड़ने का काम करती है। एरियोलक नामक संयोजी ऊतक शरीर में स्थित अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। जो एरियोलर है एक संयोजी ऊतक है और शरीर में अंगों को आपस में जोड़ता है। रुधिर एक तरल ऊतक है, शरीर के सभी भागों को में दौड़ता है। जो रुधिर होता है एक तरल ऊतक है और ये शरीर के सभी भागों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि शरीर के सभी भागों में रुधिर पाया जाता है। आगे है तंत्रिका ऊतक। यह ऊतक मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। जो तंत्रिका ऊतक है यह कहाँ पाया जाता है, हमारे मस्तिष्क में, हमारी जो रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु है उसमें और तंत्रिकाओं में पाया जाता है। इसकी कोशिका को न्यूरॉन कहा जाता है। जो तंत्रिका ऊतक है इसकी कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है। यह संदेश वाहक का कार्य करती हैं। या किसका कार्य करती हैं, संदेश वाहक का कार्य करती हैं। आगे जीवों का संगठन। सभी जीवों की आधारभूत इकाई कोशिका होती है। कई सारी कोशिकाएं मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती हैं। कई सारे ऊतक अंगों का निर्माण करते हैं और अंग तंत्र या तंत्र अंगों का समूह होता है। अब समझ लीजिए, कोशिका से क्या बना, ऊतक, ऊतक से अंग और अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र और अंग तंत्र मिलकर हमारा शरीर बनता है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।